प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और हम हाजिर हो चुके हैं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम लेकर, जिसका नाम है किसान की बात। आज के अंक में मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मेरे साथ हैं अरविंद भारद्वाज, और एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो आपके लिए इस पहेली में छुपा है, जो कि है हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। बोलो क्या जी। और इसका जवाब लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरविंद, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर साईदास, पूर्व निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से। तो सर, इस पहेली का जवाब क्या है? मक्का। जी हाँ, बिल्कुल सही जी। तो दोस्तों, हमारा जो आज का विषय है वो मक्का से ही रिलेटेड है, और हमारा जो आज का विषय है वो है जायदकालीन मक्का के दाने एवं चारे के लिए इसकी खेती, और जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर साहब आज स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार किसान भाइयों। और इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, हम आप सभी को बता दें कि अगर आप भी इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके मन में है, जिज्ञासाएं कुछ भी हैं, तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में फ़ोन करके डॉक्टर साहब से बातचीत कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 23421081, 23421608। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेजकर हमसे सवाल कर सकते हैं। जी हाँ, और हमारे व्हाट्सएप का नंबर है 9868868753, यानी कि 9868868753। जी, तो हम यहाँ स्टूडियो में मौजूद आप सभी के सवालों का जवाब लेने के लिए बैठे हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मक्का की जो खेती है दाने और चारे के लिए, क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और कैसे इनका उपयोग किया जाता है? ये बिल्कुल चारे के लिए और दाने के लिए ये अलग अलग है। अगर दाने की बात करते हैं तो दाने के लिए हमें बीज कम जरूरत है, पौधे कम चाहिए और समय ज़्यादा चाहिए। जहाँ चारे की बात आती है तो बीज ज़्यादा चाहिए, समय कम चाहिए। जब दाने का 70% मॉइस्चर होता है और 90% आपके पौधे में मॉइस्चर होता है तो हम काट लेते हैं, और दिन भी कम चाहिए कि वो 30 दिन 35 दिन पहले कट जाता है, जो कि दाने वाली 30-35 दिन बाद कटती है। जी हाँ, तो ये एक मुख्य जो अंतर भी है। तो डॉक्टर साहब, अभी क्योंकि इसकी जो बुआई है जो मक्के की जो है वो लगभग हो चुकी है, बट क्या अभी भी कुछ किसान अगर चाहें तो इसकी बुआई कर सकते हैं, या फिर उन्हें करनी चाहिए अब? वैसे तो उनको इस टाइम मक्का की बिजाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस समय बहुत आ गया कि जब मई जून आएगा तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। और टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाने से क्या है कि हमारा मेल बहुत सेंसिटिव होता है और वो टेसल ब्लास्ट हो जाएगा, तो दाने में फर्टिलाइजेशन के लिए खतरा हो जाएगा और दाना नहीं पड़ेगा तो किसान को। हाँ, अगर चाहें तो वो बेबी कॉर्न की खेती कर सकते हैं। बेबी कॉर्न कटाई के बाद आपको चारा मिल जाएगा, या फिर चारे के लिए खेती कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा किसान के लिए, और चारे की पैदावार जल्दी होगी और किसान को चारा भी मिलेगा। जी हाँ, और तो ये बहुत अच्छी बात बताइए। अगर आप अभी जो करना चाहते हैं, नहीं की है, जिन लोगों ने मक्का लगा थी उसके बारे में तो हम बातें करेंगे, उसमें उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक और एक जानकारी के प्रोस्पेक्टिव से कि मक्का किन किन राज्य के किसान हैं वो मक्का लगा सकते हैं, चारे के रूप में भी और के खाने के जो दाने वाले हैं उसके हिसाब से भी। वैसे तो मक्का कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगा सकते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मक्का हिंदुस्तान में होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और 4 स्टेट में तो 1-1 लाख 10-10 लाख हेक्टेयर है। बाकी बिहार में हो सकती है, बंगाल में हो सकती है, उड़ीसा में हो सकती है, इन स्टेट में भी कर सकते हैं। जी, लगभग सभी देश के हिस्सों में से हो सकती है, क्योंकि अभी जिन किसानों भाइयों ने लगा दी है देश के हिस्सों में, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा ख्याल किसका रखें, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। हाँ जी। और तापमान धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, खासतौर से दिन का। रात में तो फिर भी उतना नहीं है, पर दिन का तापमान अब ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी।
मक्का जो है जनवरी के अंत से लेकर के मार्च तक, 15-20 मार्च तक मक्का जनरली इस जायद फसल में लगाते हैं। लेकिन जब जब अप्रैल और मई का महीना आता है तो तापमान बढ़ जाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो इरिगेशन का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इरिगेशन उस टाइम नहीं होगा तो उसके जो बूर बनता है, जो पोलन होता है जिसको हम टेसल कहते हैं, उसका पोलन नहीं बनेगा तो उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो दाने नहीं पड़ेंगे। क्योंकि हमें पानी नहीं चाहिए वैसे ज़्यादा, माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट करने पर ह्यूमिडिटी बनी रहे ताकि ज़मीन का तापमान कम रहेगा तो मक्का जो है ना नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पानी उसको देना है। दूसरा, 2 बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती हैं जिन किसानों ने लेट लगाया है, तो वो 6 से 8 पत्ती तक जब होए तब खाद जरूरी है। पहले पानी फिर खाद। जनरली किसान भाई क्या करते हैं, पहले खाद लगाते हैं फिर पानी डालते हैं, ये गलती करते हैं। लेकिन पहले खाद नहीं डालें, पहले पानी लगाएं उसके बाद खाद। तीसरा है जिनकी मक्का 35 दिन की होगी है तो अगर 18 दिन उन्होंने स्प्रे किया है पहला, अच्छी बात है, नहीं तो वो लोडिस का स्प्रे करें ताकि उनका सब खरपतवार का नियंत्रण। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जिन किसानों ने पहले लगाया था जनवरी या फरवरी में, उनकी क्रॉप अगले 5-7 दिन में फ्लावरिंग पर आ जाएगी। तो उस टाइम फ्लावरिंग जब झंडा निकल जाता है मक्का का, उस टाइम पहले पानी लगाएं उसके बाद खाद दें, जरूरी है। इस स्टेज पर दोनों खाद और पानी बहुत जरूरी है ताकि उनकी पैदावार अच्छी हो। जी हाँ, आपने खरपतवार का भी जिक्र किया, आपने पानी देने का भी जिक्र किया और इसके साथ साथ पोषण का भी आपने जिक्र किया। तो इसमें पानी देने की जो सही प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए? और जैसे आपने बताया कुछ 30 दिन की है, कुछ कम दिन की है, कुछ ज़्यादा दिन की है जो बुआई हो चुकी है, दिन के हिसाब से कितना कितना पानी उसमें रखना चाहिए? और क्या कुछ है कि उसमें हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए या फिर आप बारिश का इंतजार भी कर सकते हैं? नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जायद में मक्का वो किसान लगाएं जिसके पास पानी की अव्यवस्था हो, ट्यूबवेल हो या नहर का पानी हो। वो किसान, उनको हम सलाह नहीं देते जिसके पास श्योर पानी नहीं है जिससे क्रॉप उनकी सफ़र करे। क्यों कि मक्का इस समय जब लगती है उनकी जो क्रिटिकल स्टेज, अगर पानी नहीं मिलेगा, अगर पानी नहीं होगा तो उसकी खेत नुकसान हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें खाद की, तो आपने खाद, क्या इसमें ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करनी चाहिए या फिर जो अलग तरह के जो आते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं? किस तरह से पोषण प्रबंधन के और वो किस किस समय पे किया जाना चाहिए? देखिए जी, पहले तो हम जो कहते हैं कि आपको बिजाई से पहले 1 बैग DAP दें और 30 किलो आप पोटाशियम दें और 6 किलो जिंक सल्फेट 33% का वो दें बिजाई से पहले और 10 किलो यूरिया। उसके बाद जब 6 से 8 पत्ती आती है तो कम से कम 30 किलो यूरिया फिर दें और उसके बाद जब हमारा थोड़ी घुटने तक आती है तो 20 किलो फिर नाइट्रोजन दें और उसके बाद जब इसके झंडे आते हैं, टैसल जिसको बोलते हैं, उसके बाद फिर खाद दें। लेकिन पहले पानी लगाना है और फिर खाद देनी है। इस तरीके से खाद को 3-4 बार देंगे तो आपकी हर स्टेज पर पौधे को खुराक मिलती रहेगी, पानी मिलती रहेगी, पौधे की बढ़वार नहीं रुकेगी और पैदावार में कमी नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, क्या ये जो तरीके आपने बताए हैं पानी सिंचाई के और जो इसके खाद देने के, क्या ये दाने वाली जो मक्का है उसके लिए और जो चारे वाली दोनों के लिए ही एक समान? ये दोनों वाले के लिए एक जैसा है, लेकिन जब चारे की बात करते हैं तो चारे का हम बीज ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास यहाँ एक सवाल आया है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ये जानना चाहते हैं कि अभी जो उनका खेत है वो खाली होने वाला है, लगभग जो उन्होंने गेहूं की खेती की थी वो उस गेहूं की खेती की कटाई कर रहे हैं, तो इस वक्त क्या वो उसके बाद मक्का की खेती कर सकते हैं और उसमें क्या उनको फ़ायदा होगा? ये हमें मैसेज कर रहे हैं वेस्ट यूपी गाजियाबाद से। हाँ भाई, आप मक्का लगा सकते हैं लेकिन आप कोशिश ना करें कि दाने वाली लगाएं। आप चाहें तो चारे के लिए लगा सकते हैं, चारे के लिए लगाएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर दाने नहीं भी पड़ेंगे तो आपका चारा फिर भी जानवरों को अच्छा मिलेगा। क्यों, मक्का का चारा ऐसा होता है कि इस समय और कोई चारा हरा नहीं मिलता, तो मक्के का चारा आपको मिल जाएगा ताकि आपके पशुधन को लाभ मिल सके। आप बता रहे चारे वाली जो फसल है उसमें किस तरह? चारे वाली फसल के लिए ज़्यादा बीज होता है, ज़्यादा पौधे होते हैं, ज़्यादा खाद की जरूरत होती है और इसलिए किसान भाई हैं, जब दाने एक बार हरा होता है दाना, जैसे भुट्टे की तरह दाना होता है, उस टाइम काट लेते तो उस पर पानी की जरूरत नहीं पड़ती। सब एक चीज़ और आपने जिक्र किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी होती है, वो खरपतवार। खरपतवार का आमतौर पर जो है ना, चाहे वो किसी भी तरह की फसल हो, उसके बड़े हिस्से को खराब कर देती है और वो जो हमारी जो सिंचाई है या पानी है या जो भी खाद है उसका भी बहुत एक बड़ा हिस्सा
इस्तेमाल कर लेती है, जिससे किसान को बहुत नुकसान होता है, खासतौर पर उसको निकालने में भी बहुत परेशानियां होती हैं। तो खरपतवार ना आए या फिर आ गई है तो उसको किस तरह से और वो प्रबंधित करें, कैसे कर सकते हैं? खरपतवार के लिए बहुत अच्छा मक्का के साथ एक अट्राजीन है। बिजाई करते तुरंत एक बैग 500 ग्राम अट्राजीन डाल दें 200 लीटर पानी के अंदर, जिससे क्या होगा, आपके जितने चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं नियंत्रण हो जाएंगे। और ये आज से नहीं, आज से 4 साल पहले से ही अट्राजीन की इस्तेमाल है, इससे अच्छा अभी तक केमिकल नहीं आया। दूसरा, अगर 30-35 दिन का फिर आते हैं तो सैंपरा भी कर सकते हैं या लोडिस भी कर सकते हैं, जो कि आपके बाकी के खरपतवारों को नियंत्रण कर देगा। इससे आपको आज की जब लेबर समस्या है और खरपतवार खेत में समस्या है, तो पैदावार को, जैसे आपने कहा, इसका बड़ा हिस्सा खाद का और पानी का खरपतवार ले लेते हैं, जिससे मक्का को नुकसान तो उस पैदावार में कमी आती है। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, जिसमें आज का हमारा जो विषय है वो है जायदकालीन मक्का के दाने एवं चारे के लिए खेती। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। ये जो 2023 वर्ष जो चल रहा है, हम सभी जानते हैं और लगातार अपने कार्यक्रमों में हम बात भी करते हैं कि इस वर्ष को हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में, जिससे कि हम जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं या जो भी हमें सुनने वाले हमारे जितने भी श्रोतागण हैं वो जान सकें और अपने उपयोग में ला सकें श्री अन्न के उपयोग को। तो आइए सुनवाते हैं उसी पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म। खाद्यान्न संकट के गहराने की आशंका ने दुनिया भर के देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। बढ़ती आबादी का बोझ, निरंतर बदलते मौसम और खेती किसानी में बढ़ती लागत के बीच फायदे की खेती के विकल्प पर मिलेट की खेती अपनी जगह बना रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती कोई नई नहीं है। आजादी के 1 दशक बाद तक देश की बड़ी आबादी मिलेट खाद्यान्न पर ही निर्भर थी, लेकिन हरित क्रांति की आंधी से गेहूं और चावल के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन मिलेट का रकबा धीरे धीरे कम होता चला गया। बीते 1 दशक से एक बार फिर मिलेट ने खेतों को हरा भरा किया है। हम पहले क्या है, देसी बाजरे की खेती करते थे, उसमें हमारे को 100 से 110 दिन का फसल में तैयार होने में टाइम लगता था। फिर हमने अभी 6-7 साल से हाइब्रिड बाजरे की खेती करना शुरू किया। उसमें क्या है, हमारे को 75 से 80 दिन का समय लगता है और अच्छी उपज तैयार होती है और इसकी मार्केट में वैल्यू भी बढ़िया मिलती है। इसलिए हमने इसका खेती का रकबा ज़्यादा बढ़ा दिया। कम मेहनत और लंबे समय तक खराब न होने की खासियत श्री अन्न की फसलों के दायरे को अब और बढ़ा रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया में एक बड़ी आबादी के खान पान की शैली में भी बदलाव आया है और मिलेट ने थाली में अपनी ज्यादा जगह बनाई है, जिसकी एक बड़ी वजह मिलेट की पोषक गुणवत्ता को भी माना जा रहा है। मिलेट की मांग बढ़ाने के लिए अब माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने का फैसला किया है। पूरी दुनिया में मिलेट को भारत और अफ्रीका की फसल कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ही जगहों में प्राचीन काल से ही मिलेट की खेती हो रही है। अकेले भारत में 10 तरह के श्री अन्न का उत्पादन होता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी यानी मंडुआ, रामदाना, कुट्टू, कंगनी, कोदो, सावा, कुटकी, चीना यानी प्रोसो आदि शामिल हैं। चावल, गेहूं और मक्के के बाद मिलेट में
बाजरा और ज्वार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसलों में शामिल हैं। यही वजह है कि भारत मिलेट का एक प्रमुख उत्पादक है। खास बात यह है कि भारत की हिस्सेदारी एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% की है। फिलहाल भारत में मिलेट की औसत उपज 1268 किलो प्रति हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत उपज 1211 किलो प्रति हेक्टेयर से अधिक है। मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, बार्ली, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज एफएओ को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है। हमारे देश में उगाई जाने वाली प्रमुख श्री अन्न फसलें और उनके उत्पादन की हिस्सेदारी प्रतिशत को देखें तो पर्ल मिलेट यानी बाजरे की हिस्सेदारी 61% है, ज्वार की हिस्सेदारी 27% और फिंगर मिलेट यानी रागी की हिस्सेदारी 10% है। भारत का राजस्थान प्रदेश मिलेट उत्पादन में सबसे आगे है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। बाजरा के उत्पादन में भी राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है। वहीं ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। देश के कुछ राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में फिंगर मिलेट यानी रागी का उत्पादन होता है। स्मॉल मिलेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नंबर आता है। साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किए जाने के बाद मिलेट्स को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है, ताकि मिलेट्स का न सिर्फ उत्पादन बढ़े बल्कि वैश्विक खपत और निर्यात में भी बढ़ोतरी हो। मिलेट के उत्पादों की ब्रांडिंग पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है और रणनीति पर केंद्रित कार्यक्रम किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 500 से अधिक स्टार्टअप बाजार मूल्य श्रृंखला में काम कर रहे हैं। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ने 250 स्टार्टअप्स को साथ लिया है। यही नहीं, 66 से अधिक स्टार्टअप्स को 6.2 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं, जबकि लगभग 25 स्टार्टअप्स को आगे फाइनेंस के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। Initially incubated at IIMR had taken great technology from them, and then we started selling millet chikkis initially in the schools and then in the kirana stores. So we right now sell about roughly 20 lakh millet chikkis per day. श्री अन्न के प्रति सरकार और लोगों के बीच ये जागरूकता एक लंबा सफर तय करने वाली है। जाहिर है, आने वाले वक्त में हरित क्रांति की तरह ही इस देश और दुनिया में मिलेट क्रांति का आगाज तय है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। आज कार्यक्रम में बातचीत हो रही है जायदकालीन मक्का के दाने और चारे के लिए खेती, और इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साईदास, जो कि वरिष्ठ मक्का वैज्ञानिक, पूर्व निदेशक मक्का, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से हैं। और यदि आप कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं इस विषय से संबंधित, तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 011-2342-1081 और 011-2342-1608। इसके अलावा अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। और डॉक्टर साहब, अब हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि मक्का की दानेदार और इस खेती की हम बात कर रहे हैं चारे के लिए, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उन्नत किस्में कौन सी हैं? अगर दाने की बात करें तो उसके लिए, और अगर चारे के लिए बात करें तो? मुख्य किस्में एक तो दाना होता है मुर्गी के लिए और एक खाने के लिए, वो जैसे अभी 200 से 300-400 वैरायटी है, लेकिन हम लेटेस्ट बताएंगे जो अभी 2020 से 21-22 में हुई है जी। जैसे IIMR 222-23-24, HPM 1457, देन DKC 717401, देन 5 CP seed 538-558, then HM8, HM9, HM10,
देन PMH 10-11, इस तरीके से दाने के लिए कोई कमी नहीं है। इस तरह क्वालिटी प्रोटीन मेज है, उसके लिए इम्प्रूव HPM 1, इम्प्रूव HPM 4, HPM 7, HPM 8। लेकिन साइलेज अफ्रीकन टाल के चारा बहुत अच्छा वैरायटी है, और सबसे अच्छा साइलेज के लिए, ये चारे के लिए HPM 4 है, जिसको किसान लगा सकते। लेकिन सिर्फ ये है फर्क कि हम दाने के लिए लगाएं तो 8 किलो बीज चाहिए, और जब चारे के लिए लगाएंगे तो कम से कम 14 से 15 किलो बीज चाहिए। सब ये बात ही किस्मों के बारे में, और हमने इससे पहले ही बात की कार्यक्रम में कि सिंचाई किस तरह से की जाए की, और जो है पोषण प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन। लेकिन एक सवाल और आता है, काफ़ी किसान तो इसमें खेती में लग ही रहे हैं, और वो परंपरागत है, उनकी फसलें हैं जो उन्होंने लगातार वो लगाते हैं, और उसी को अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। कोई किसान क्यों चाहेगा कि वो इसको बदले, क्यों वो मक्के की खेती की तरफ आए, क्यों उसको लगानी चाहिए? देखिए, इसलिए पहली तो बात यह है कि गेहूँ और चावल किसान इसे लगाता है कि उसका खरीदा जाता है। लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी में बदलाव आया है, जिसमें स्पोर्ट प्राइस भी अच्छा है, और तीसरा इसकी डिमांड बहुत है। अगर अच्छा किसान है, अगर रख सकता मक्का 1 महीना, तो उसका मक्का 20% हायर रेट पर स्पोर्ट प्राइस से मिलेगा। क्यों कि कोई भी इंडस्ट्री 1.5 या 2 महीने से फालतू मनी ब्लॉक नहीं कर सकती, स्टोरेज नहीं कर सकती। तो अल्टीमेटली उसको किसके पास आना, या तो ट्रेडर के पास आना पड़ेगा या फार्मर। जनरली ट्रेडर सस्ते पर मक्का खरीद लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं, और इंडस्ट्री के लोग उनसे खरीदने आते हैं। तीसरा, हमारा मक्का अपने देश के लिए भी चाहिए, बहुत बड़ा सेक्टर पोल्ट्री का, स्टार्च इंडस्ट्री का, ब्रीवरी इंडस्ट्री का, और साथ में एक्सपोर्ट का। हम इस देश का कंट्री ऐसी सिचुएशन है जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, लंका, म्यांमार, भूटान, ये सभी कंट्री, इवन चाइना, थाईलैंड, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया बिकॉज प्राइस हमारा नॉन GM क्रॉप है, मेज या नॉन GM, तो ये भी एक प्रेफरेंस जाती है यूरोप के लोगों को। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे इस विषय में। जैसे कि मक्का की जो खेती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, तो शायद इस वजह से इसमें कीट पतंगों के भी कुछ ज़्यादा जो रोग वगैरह जो होते हैं वो भी लगने के चांसेस होते हैं, तो उसमें क्या सावधानी बरती जा सकती है? खास करके जायद मक्का है, जायद मक्का की सिफारिश हम करते हैं, कोई भी किसान भाई बगैर सीड ट्रीटमेंट किए मत लगाए, कि इसके अंदर एक शूट फ्लाई इंसेक्ट आता है जो 95% क्रॉप को इफेक्ट करता है। तो हम कहते हैं गोचो से 6 ml गोचो से पर किलोग्राम के ट्रीट करके फिर लगाए। उसके बाद फॉल आर्मी आ जाता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो फॉल आर्मी के लिए हम कहते हैं कि उसको भी आप कोरोजन 0.4 ml के हिसाब से स्प्रे करें, लेकिन सारे खेत में मत करें, वो करें सर्जिकल स्प्रे करें, जहाँ आपको दिखाई देता है कि अटैक है वहाँ करते हैं। अदरवाइज हमारे जो फ्रेंडली इंसेक्ट हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है, और फ्रेंडली इंसेक्ट ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेते हैं जो हमारे शत्रु कीड़े हैं। जी हाँ, और इस तरह से आप जो है अपनी फसलों को जो है कीट पतंगों से बचा सकते हैं। और आपने बताया इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसकी जो है ना सिर्फ उपभोग के लिए है बल्कि अदर इंडस्ट्रीज़ में भी इसकी बहुत उपयोगिता है, और एक नए इससे जो है छोटे उद्योग भी उभरते हैं, चाहे आप एक सप्लायर के रूप में हो, चाहे उसको रूप परिवर्तित करके आप उसको पैकेज्ड रूप में बेचें, या फिर आप उसको पदार्थ बना के चिप्स के रूप में बेचें, किसी और चीज़ में बेचें, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन इसमें सरकार क्या सहयोग करती है? सरकार सबसे बड़ा सहयोग तो जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें मदद, आज की स्टेट की भी उसको हेल्प है और साथ में सेंटर की भी हेल्प है। जैसे छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं, आप बेबी कॉर्न प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, स्वीट कॉर्न का लगा सकते हैं, आप पॉपकॉर्न यूनिट लगा सकते हैं, आप फीड इंडस्ट्री सामान लगा सकते हैं, और आप जो है ना फ्लोर मिल, क्योंकि हिंदुस्तान में 30 मिलियन लोग जो होते हैं वो सफ़र करते हैं व्हीट ग्लूटेन से। अगर इसका आटा और दलिया बनाकर भी एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो वो आपका मार्केट में आटा भी बिकेगा और साथ में आपका दलिया भी बिकेगा। इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के अंदर बहुत बड़ा एक मक्का अपने आप में हेल्प करता है। जी, और कार्यक्रम का जो समय है लगभग समाप्त हो गया। बहुत ही कम शब्दों में चाहेंगे आप कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले बताएं कि किस खास बात का ध्यान हमारे किसान भाई इसका रखें जो इस वक्त इसकी खेती में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी, किसान भाई हमेशा उत्तम किस्म सीड ट्रीटमेंट करके, खरपतवार मैनेज करके और न्यूट्रिएंट पानी को समय पर जब जरूरत है दें तो पैदावार में कमी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में आने का और इतनी सारी जानकारियां देने के लिए। किसान भाई नमस्कार, आपका अरविंद जी और आपका कोमल जी। जी डॉक्टर साहब अभी हमें जानकारी दे रहे थे जायद कालीन मक्का की दाने और चारे के लिए खेती विषय पर, और अरविंद, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ चला है। फिलहाल आज के कार्यक्रम से मुझे यानी कोमल और मुझे अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
भारत सरकार।